स्टूडेंट्स, बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की और हमने विविक्त वितरित आवेशों के द्वारा विद्युत क्षेत्र पर चर्चा करी थी और अध्यारोपण का नियम देखा था किस प्रकार हम अध्यारोपण का नियम लगा सकते हैं जब हमारे पास कई सारे आवेश हों और उन सब आवेशों की वजह से हमें निकालना हो विद्युत क्षेत्र। तो उसी पर हम चर्चा करते हैं आगे और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं कि हम किस प्रकार के उदाहरण या किस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं वो हम देखेंगे अब। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत आसान है आपके लिए। आपको बोला गया है कि एक स्क्वायर के चारों कोनों पर Q, Q, Q और Q चार आवेश रखे हैं चारों कोनों पर। आपको बताना है क्या, एक बिंदु लेते हैं हम P बिल्कुल मध्य में, किसके मध्य में? स्क्वायर के मध्य में। और आपको बताना है कि इस बिंदु पर जो बिल्कुल बीच में है विद्युत क्षेत्र कितना होगा चारों आवेशों की वजह से। तो चारों आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा, क्या आप बता सकते हो? क्या आप बोलोगे कि सर इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कुछ इस तरफ आएगा। अब हमने डायरेक्शन देखा था, क्या होती है दिशा विद्युत क्षेत्र की? विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है जो उसका स्थिति सदिश होता है, जिस तरफ स्थिति सदिश जा रहा होता है उस तरफ हम उसको विद्युत क्षेत्र की दिशा बताते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि आपने मान लिया कि यहां पर एक चार्ज रखा है Q0, परीक्षण आवेश रखा है और परीक्षण आवेश पॉजिटिव लेते हैं हम, तो ये भी पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक हैं। तो धनात्मक पे बल कैसे लगता है? धनात्मक पे लगता है प्रतिकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लगेगा इस तरफ। आप किसी भी तरीके से विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसको देख सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, इसकी वजह से देखें तो किधर आएगी? इधर आएगी। इसकी वजह से देखें तो इधर आएगी और इसकी वजह से देखें तो इधर आएगी। अब देखने वाली सोचने वाली बात यह है, क्या यह विद्युत क्षेत्र जो आया है सब की वजह से क्या ये बराबर होगा? ये सोचने वाली बात है। ये बराबर कैसे हो सकता है या बराबर है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे हम इसको? आपको पता है कि ये दूरी जो है वो a/√2 होगी। अगर ये हमने स्क्वायर लिया है, वर्ग लिया है, तो ये a/√2 दूरी होगी कि नहीं होगी? अगर ये a/√2 है तो ये भी a/√2 है, ये दूरी भी a/√2 है, ये दूरी भी a/√2 है और ये वाली भी a/√2 है। और जो आवेश हैं वो चारों ही बराबर हैं। तो एक आवेश की वजह से अगर मान लें हम कि जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो Q/a/√2 का स्क्वायर है, हाँ के ना? तो E2 भी इसी के बराबर होगा, E3 भी इसी के बराबर होगा और E4 भी इसके बराबर ही होगा। और चारों बराबर आए हैं और चारों का मान बराबर है। ठीक है, तो ये वाला जो विद्युत क्षेत्र है ये इसको काट रहा है, ये वाला विद्युत क्षेत्र है वो इसको काट रहा है। तो जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा इस बिंदु P पर जो बिल्कुल मध्य में है वर्ग के, वो कितना होगा? वो हो जाएगा 0। तो यहां पर हमने क्या लगाया? यहां हमने अध्यारोपण का नियम का इस्तेमाल किया और हमने बोला कि जो कुल होगा E वो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 और इसका जो योग आने वाला है वो कितना आने वाला है? इसका योग आने वाला है 0। या आप देखकर बता सकते थे, इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं थी। आप जब बिल्कुल एकदम पारंगत हो जाएंगे इन सब चीजों से, बिल्कुल आप आसानी से बता पाएंगे कि कहां पर विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है। इसी की तरह हम एक सवाल और देखते हैं, वो आप खुद से पहले कोशिश करना, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज है हमारे पास और इसके तीनों कोनों पर हमने क्या रखा है? Q, Q और Q, Q, Q और Q। बताओ मैं कहां पूछने वाला हूं, कहां पर आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा? इसके केंद्रक पे, इसके केंद्रक पे। अगर इस केंद्रक को हम P पॉइंट मान लेते हैं तो इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, आप जानते हो कि हमने इस तरह का एक सवाल किया था जब हम बल की बात कर रहे थे और हमने निकाला था कि मान लो एक आवेश Q यहां पर रखा है, बिल्कुल केंद्रक पर रखा है, तो उस पर कितना बल आया था? आपने देखा था उस पर जो बल था वो 0 आया था। कितना बल आया था? 0 बल आया था। तो यहां पर जो E आने वाला है या विद्युत क्षेत्र आने वाला है वो भी किसके बराबर आएगा? वो भी 0 के बराबर ही आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हो कि इसकी वजह से जो होगा विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, इसकी वजह से इस तरफ होगा और इसकी वजह से इस तरफ होगा। अगर अलग अलग करके हम इसको
हल करते हैं तो इसका घटक एक इधर आएगा, इसका घटक एक इधर आएगा, और एक घटक इधर आएगा इसका, और इस वाले का एक घटक इधर आएगा, जो कि आपस में एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। और इन दोनों घटकों का जो योग होगा वो इसके बराबर होगा, नीचे वाले के बराबर, और वो भी आपस में एक दूसरे को काट देंगे। और हमारे पास क्या हल मिलेगा, क्या जवाब मिलेगा? हमें मिलेगा कि जो विद्युत क्षेत्र है यहां पर भी वो कितना है? शून्य है। कितना है विद्युत क्षेत्र? शून्य है, ठीक है। इसी के जैसे और हम सवाल देखते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक और वर्ग है, एक वर्ग और है हमारे पास, एक वर्ग है हमारे पास इसी प्रकार का जैसे हमने इसमें रखा था, लेकिन जो अब हमने आवेश रखे हैं वो कुछ अलग प्रकार से रखे हैं, या हम कहते हैं कि हमारे पास जो आवेश हैं वो समान प्रवृत्ति के नहीं है। लेकिन किस तरह रखे हैं वो देखते हैं, किस तरह हमने आवेशों को रखा है ये चीज हम देखते हैं। चलिए क्या कह सकते हैं हम बोलते हैं कि जो हमारे पास स्क्वायर है, जो वर्ग है, इसके चारों कोनों पर चार आवेश हैं। कितने कितने? Q, 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 माइनस Q, और ये भी माइनस Q। चार आवेश हैं, ऊपर वाले दो माइनस Q और नीचे वाले दो प्लस Q, ठीक है। माइनस Q ऊपर और प्लस Q नीचे। अब भी आपको वही चीज बतानी है कि इनका जो बिल्कुल मध्य में बिंदु होगा उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना आने वाला है। बहुत आसान सवाल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बल की तरफ जाना है। जहां बल सीखा था, बल कैसे निकालते थे, आपने अगर बल निकालना आता है तो आप विद्युत क्षेत्र बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। इसको कोशिश करो, ट्राई करो इसको, ठीक है। अपने कॉपी में ट्राई करो, फिर वीडियो को देखो कि हम आगे इसको कैसे हल कर रहे हैं, ठीक है। चलो मानते हैं कि हमारे पास जो बिंदु है वो P यहां पर है, ठीक है। अगर बिंदु यहां पर है हमारे पास, तो इसकी वजह से, इस वाले Q की वजह से, इस वाले Q की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या इस तरफ होगा? हाँ के ना? बिल्कुल इस तरफ होगा। इस वाले Q की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किस तरफ होगा? वो हमारे पास इस तरफ आने वाला है, हाँ के ना? और इस माइनस Q की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो किधर आएगा? वो भी इधर आएगा, हाँ के ना? कैसे? माइनस Q है तो आकर्षित कर रहा होगा उस परीक्षण आवेश को, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि माइनस वाले जो होते हैं, माइनस वाले जो आवेश होते हैं, उनका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो उनके खुद की तरफ आता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे भी चर्चा भी करेंगे। और ये वाला जो माइनस Q है ये किस तरफ दिखा रहा होगा हमें? ये दिखा रहा होगा इस तरफ, ठीक है। तो हमारे पास चार विद्युत क्षेत्र हैं, इन चारों को अब हमें योग करना है। कौन सा योग करना है? सदिश योग करना है। कौन सा योग करना है? सदिश योग करना है। अदिश योग हम इसमें नहीं कर सकते क्योंकि E एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इसका अदिश योग कैसे करोगे? अब ये दोनों जो हैं ये तो समान दिशा में हैं, ठीक है, ये तो समान दिशा में है। अगर इसका E1 था, ये E2 था, ये आपका E3 था, और ये E4 था, तो E1, E2, E3, E4 की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी पहले। तो E1 किसके बराबर आएगा? E1 आएगा KQ बटे में क्या आएगा? ये दूरी कितनी है? A/√2 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया ये? 2KQ/A², हाँ कि ना? आप देखो अब E2 कितना आने वाला है। E2 की वैल्यू क्या मिलने वाली है हमें? E2 की वैल्यू मिलने वाली है हमें KQ/A/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना आएगा? 2KQ/A²। समझ में आया क्या? आया क्या समझ में? ऐसा है तो E3 की वैल्यू कितनी आएगी? E3 की वैल्यू भी उतनी ही आएगी, KQ/A/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि हम उसको डायरेक्टली लिख देते हैं। और E4 क्या आने वाला है मेरे पास? E4 आने वाला है 2KQ/A², उतना ही आएगा, ठीक है। हमें E1, E2, E3, E4 की वैल्यू अब मिल चुकी है। अगर E1, E2, E3, E4 की वैल्यू मेरे पास है तो आप देखोगे E1, E2 जो है वो समान दिशा में है, तो हम बोल सकते हैं इन दोनों का मिलकर मुझे 4KQ/A² मिल जाएगा। और E3, E4 देख सकते हो कि वो भी समान दिशा में है, तो इन दोनों का मिलकर मुझे क्या मिल जाएगा? 4KQ/A², ठीक है। अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब हमें आगे क्या करना है? अब हम आगे क्या कर सकते हैं? आपके पास अब ऐसा हो गया है कुछ, क्या आपके पास दो सदिश हैं, ये भी 4KQ/A² है, ये भी 4KQ/A² है, और ये वाला भी 4KQ/A² है।
आपको बताना है कि इन दोनों सदिशों का योग क्या होगा। इन दोनों सदिशों का योग निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच में कोण कितना है। ठीक है, इनके बीच में कोण कितना है, क्योंकि एक वर्ग है और बिल्कुल मध्य बिंदु की हम बात कर रहे हैं, तो इनके मध्य जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। अगर 90 डिग्री का कोण होता है तो इनका जो सदिश योग आने वाला है वो कुछ इस तरफ ऊपर की तरफ आएगा और वो किसके बराबर होगा, इसके रूट का स्क्वायर प्लस इसके रूट का स्क्वायर, जो कि मिलके मुझे कितना बनेगा, √2 गुणा 4Q बटे 4KQ बटे A स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं हम इसको 4√2KQ बाय A स्क्वायर। तो हमें यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना मिला, 4√2KQ बाय A स्क्वायर। हमने सिर्फ क्या परिवर्तन किया था, हमने जो पिछला हमारा सवाल था जिसमें Q Q Q Q थे सब जगह पर, उसको हमने परिवर्तित करके उसको थोड़ा सा बदलाव किया, उसके अंदर हमने -Q यहां पर कर दिया, तो हमें जो जवाब मिला वो क्या मिला, 4√2KQ बाय A स्क्वायर। ठीक है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं जब विविक्त हम आवेशों की बात करते हैं, विविक्त आवेश वितरण की बात करते हैं, तो किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र निकालना है किसका और कहां पर क्या विद्युत क्षेत्र हो सकता है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इतना आसान सवाल आपसे पूछा जाएगा क्या, जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान सवाल पूछा जाएगा आपसे, और पूछा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाता है तो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको अब आता है, मैंने आपको समझा दिया, अब आप सीख गए हो, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। किसी भी तरह का आपके पास वितरण आ सकता है, किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो हमने लिया था, स्क्वायर लिया था, मान लो कोई भी कुछ भी हमारे पास हो, कैसा भी हमारे पास वितरण हो, आप उसको हल कर पाओगे क्या, बिल्कुल हल कर सकते हो आप उसको। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, हल नहीं करेंगे इसको हम सिर्फ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि आपके पास ऐसा कुछ है, ठीक है, ये Q है, ये Q है, ये -Q है, ये -Q है, ये -Q है, ये Q है, ये -Q है और ये Q है। कुछ भी मैंने अपने हिसाब से ले लिया है, तो आप बता सकते हो क्या आप बता सकते हो कि इसके ऊपर जो आने वाला है, इसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र आने वाला है, ऐसे विविक्त आवेशों की वजह से जो कि इस प्रकार से रखे गए हैं, क्या हम बता पाएंगे वो कितना आने वाला है? बिल्कुल हम बता सकते हैं, हमें सिर्फ दूरी पता होनी चाहिए, और दूरी पता होने के लिए हमें थोड़ी बहुत ज्यामिति का अता पता होना चाहिए, ज्योमेट्री हमें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अगर हमें ज्योमेट्री अच्छे से आती है, अच्छे से भी नहीं, मतलब बिल्कुल बेसिक चीजें अगर आप ज्योमेट्री की आपने सीखी हैं, तो आपको इसके अंदर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए या आने वाली है। एक चीज हमेशा याद रखना कि मैथ्स के बिना हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आपको अपनी मैथ बहुत स्ट्रांग रखनी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शेप में कितना दूरी होती है और कैसे कैसे उनके डायगोनल जुड़ते हैं और क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो उसमें थोड़ा बहुत बेसिक अपना सुधार लो और फिर इसको पढ़ते रहो, आसानी से आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो ये तो हुई बात हमारे विविक्त आवेश वितरण की। विविक्त आवेश वितरण की हमने बात की, लेकिन विविक्त आवेश वितरण जो है वो, उससे हम सतत आवेश वितरण के बारे में नहीं समझ सकते। ठीक है, हमें कुछ और आगे सीखनी पड़ेंगी चीजें, जिससे हमें सतत आवेश वितरण अच्छे से समझ में आने लगे। तो हम धीरे धीरे एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल मैं बल में आपको करा चुका हूं। क्या एग्जांपल करा चुका हूं बल में? मैंने बोला था कि अगर एक ऐसी छड़ है, बहुत पतली छड़ हमने ली थी, एक ऐसी छड़ है जिसमें कुछ दूरी Q पर एक चार्ज है, और लैम्डा कूलाम पर मीटर, लैम्डा कूलाम प्रति मीटर के आवेश घनत्व की हमारे पास एक रेखीय छड़ है, बहुत पतली छड़ है। ठीक है, इस छड़ की वजह से पूछा था मैंने आपसे कि इस Q के ऊपर कितना बल होगा। यहां Q मत रखो, अब हमें बल नहीं निकालना है, अब हमें बोलना है कि इस छड़ से P बिंदु पर, इस छड़ से A दूरी पर, या आप कह सकते हैं कि इस छड़ से A दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अगर इसका जो आवेश घनत्व है वो कितना है, लैम्डा है। कितना है, लैम्डा है। ये चीज आपको पता है, तो आपको पता होगा कि हम निकाल सकते हैं इसका विद्युत क्षेत्र वो कितना आने वाला है, वो आने वाला है, हमने क्या निकाला था, K लैम्डा Q। हमारे पास जो फोर्स आया था वो कितना आया था, जो बल आया था, F बराबर K लैम्डा Q बटे 1/A माइनस 1/A प्लस L, ऐसा हमारे पास कुछ आया था। या इसको हम फिर से अगर हल करके देखना चाहे तो कर सकते हैं क्या? हाँ, इसको हम x मान लेते हैं।
और ये कितना हो जाएगा आपके पास dx। इस dx में कितना चार्ज होगा, लैम्डा dx, ठीक है, इस dx में लैम्डा dx चार्ज होगा और उसकी वजह से जो छोटा सा हमारे पास dE आएगा, छोटा सा विद्युत क्षेत्र आएगा, वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन k dq बटे x का स्क्वायर। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाई थी हमने, a से a प्लस एल। ये हम पिछली क्लास में शायद मेरे हिसाब से करा था हमने ये। और ये डी को इधर भी इंटीग्रेशन कर दो तो e आ जाएगा हमारे पास, k बाहर ले लो क्योंकि k कांस्टेंट है, चलो ऐसे लिख दो अभी, k डी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा dx बटे एक्स स्क्वायर a से a प्लस एल, कितना आ जाएगा, k लैम्डा बाहर, ये इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बटे एक्स, कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस एल तक, बिल्कुल k लैम्डा हमारे पास मिल जाएगा 1 बटे a माइनस 1 बटे a प्लस, ये आया था हमारे पास, अभी भी यही आ रहा है, वापस हमें वही मिल गया। ठीक है, लेकिन ये हमें यहाँ पर क्या लिखा है हमने, बल, हमने क्या लिखा है, बल। और विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो वो क्या होता है, F बटे क्यू, क्या होता है, F बटे क्यू। तो यहां से Q से इसको भाग कर दो तो क्या मिलेगा, K लैम्डा Q बटे 1 बटे A माइनस 1 बटे A प्लस एल। ये Q से Q कट जाएगा, यहां से क्या मिलेगा, K लैम्डा 1 बटे A माइनस 1 बटे A प्लस एल। हाँ क्या ना, ये बात समझ में आई। वही चीज हमने की है, वही चीज हमने की है, पहले बल के साथ की थी और अब किसके साथ की है, वही चीज हमने किसके साथ की है, विद्युत क्षेत्र के साथ। तो यहां पर जो वितरण था, जो आवेश वितरण था, वो कैसा था, वो सतत आवेश वितरण था। और यहां पर हमने एक रेखीय आवेश वितरण की बात की थी, एक समान रेखीय आवेश वितरण की बात की, और उसकी वजह से कितना विद्युत क्षेत्र आ सकता है किसी बिंदु पर, उसकी हमने चर्चा की। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें आगे और चीजें देखनी है। तो एक बहुत ही कॉमन सा, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल हमने लिया था, लेकिन इसमें और आगे क्या पढ़ सकते हैं, ऐसे कौन कौन से शेप हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से हमारे सतत आवेशीय वितरण हो सकते हैं जिनको हमें पढ़ना जरूरी है, जिनके ऊपर सवाल बनते हैं, वो सब चीजें आगे हम अभी इसी क्लास में थोड़ा बहुत और अगली क्लास में हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, चलो आओ तो इसको बढ़ाते हैं आगे, कहानी आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं क्या, सतत आवेश वितरण। ठीक है, आओ आओ भाई देखें, टॉपिक आप डालिए रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण या छड़ द्वारा विद्युत क्षेत्र, या छड़ द्वारा विद्युत क्षेत्र, रेखीय आवेश वितरण या छड़ द्वारा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण या छड़ द्वारा विद्युत क्षेत्र। अभी आप बोलोगे सर छड़ द्वारा तो हमने पढ़ लिया, वापस आप क्यों पढ़ा रहे हो छड़ द्वारा विद्युत क्षेत्र। तो इसमें जो है थोड़ी कहानी अलग है। ठीक है, इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। किस प्रकार से अलग है, इस प्रकार से अलग है कि अभी हमने छड़ जिस प्रकार रखी थी और जिस बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था, वो बिंदु इस प्रकार से रखा था कि हम उसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र आ रहा था वो पूरा एक ही दिशा में मिल रहा था हमें। ठीक है, उसका विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में मिल रहा था। लेकिन एक तरीका और है जिससे हम इस छड़ को रख सकते हैं। मान लो मेरी जो छड़ है, जो मेरा रेखीय आवेश वितरण है, इसको इस प्रकार से रखा है। ठीक है, और मान लेता हूं कि इसके ऊपर जो रेखीय आवेश वितरण है वो लैम्डा कूलम प्रति मीटर है। लैम्डा कूलम प्रति, इसका घनत्व कितना है, लैम्डा कूलम प्रति मीटर है, और पॉजिटिव मान लिया हमने इसको कि ये प्लस लैम्डा है। ठीक है, ये प्लस लैम्डा है। अगर सिर्फ लैम्डा लिखा है तो आपको मानना है कि वो प्लस है, अगर माइनस लैम्डा लिखा है तो आपको पता है कि वो ऋणात्मक है। चलिए, और बोला कि यहां से कुछ दूरी d, यहां से कुछ दूरी d पर एक बिंदु है जिसको हमने बोला है P। क्या बोला है हमने, P। और इस P बिंदु पर आपको क्या निकालना है, क्या निकालोगे इस P बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाएगा इस P बिंदु पर, तो उसके लिए हम थोड़ा सा कारस्तानी करते हैं, थोड़ा सा चीजें बनाते हैं। हम कहते हैं कि ये जो है, ये जो कोण है ये θ1 है। कितना है, θ1 है। और ये वाला जो कोण है वो θ2 है। ये वाला कोण जो है वो कितना है, θ2 है। ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो कोण है वो कितना है, θ2।
समझ में आई ये चीज़ आपको? ये θ1 ये θ2 d दूरी पर रखा है और छड़ के ऊपर चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम प्रति मीटर। अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं कि यहाँ प्लस 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 सब जगह पर प्लस 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 है। मैं बिल्कुल धीरे धीरे आपको इसमें लेके चलूंगा आगे, ठीक है, क्योंकि एक नई चीज़ है, आप नई चीज़ सीख रहे हो तो आप बिल्कुल आसानी से इसको समझना, पहले देख लेना पूरा प्रूफ कि किस तरह से मैं कर रहा हूं और फिर बाद में वीडियो को पॉज करके खुद से उसको लिखने का प्रयास करना। तो आपको अगर आप पूरा लिख पाते हो एक बार में तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसके अंदर क्या करना है और किस प्रकार से इसको डिराइव करना है या इस फॉर्मूले को निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। अच्छा, मैं आपसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर इसके अंदर पूछूं तो इसकी छड़ की वजह से अगर आप बता पाओ कि इसमें विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा तो बता सकते हो क्या? किस दिशा में विद्युत क्षेत्र आने वाला है, क्या आप ये बता पाओगे? आप देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हमने θ1 वाला पार्ट लिया है, θ1 वाला हिस्सा है वो थोड़ा ज़्यादा है और ये θ2 वाला हिस्सा थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ये θ1 और ये वाला जो हिस्सा है इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र आएगा और इस वाले की वजह से विद्युत क्षेत्र ऊपर आएगा। ठीक है, इस वाले की वजह से, नीचे वाले की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो थोड़ा सा कम होगा और ऊपर वाले की वजह से विद्युत क्षेत्र थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो जो कुल विद्युत क्षेत्र हमें मिलेगा वो कुछ इस दिशा में मिलना चाहिए, वो कुछ इस दिशा में हमको मिलना चाहिए। हाँ क्या ना? थोड़ा सा इसको टेढ़ा बनाएंगे हम। कुछ इस दिशा में मुझको मिलना चाहिए। समझ में आई ये चीज आपको? ये मिल गया मुझे क्या? विद्युत क्षेत्र E। ठीक है, सदिश राशि है लेकिन सिर्फ E से हम इसको भी दर्शा रहे हैं। चलो, अच्छा, अब इसको करने का तरीका क्या है, हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? अब एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आपके पास सतत कोई वस्तु हो, ये आपको पता करना हो कि सतत वस्तु के ऊपर कोई आपको ऑपरेशन करना हो, कुछ चीज़ निकालनी हो उसके ऊपर, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास वगैरह में सीखा होगा कि अपने और भी कई जगह गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा होगा, इस जगह पर हम समाकलन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समाकलन आपको बहुत अच्छे से अगर आपको आता है तो आप इसको देखकर ही बता सकते थे कि आप समाकलन का सर उपयोग करने वाले हैं और समाकलन से सर निकालेंगे जो भी फॉर्मूला आने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो वही आपको वापस क्या करना है, पढ़ना है पहले उसको, फिर इसको आगे देखना है। तो पहले अच्छे से सीख लीजिए उसको, कैसे करेंगे हम इसको, कैसे कर पाएंगे हम इस चीज़ को। हमें क्या करना है, हमें मानना है कि यहाँ से कुछ दूरी थीटा, यहाँ से कुछ दूरी थीटा पर हमने एक एलिमेंट लिया है, एक छोटा सा हिस्सा लिया है जिसको हमने बोला है क्या? थीटा दूरी पर हमने कितना हिस्सा लिया है? डी थीटा। क्या हिस्सा लिया है? डी थीटा। ठीक है, और ये डी थीटा हमने यहां पर इस पार्ट को लिया है। अच्छा ठीक है, अभी मैं इसको यहां पे हटा दे रहा हूं लैम्डा को, जब हमें जरूरत पड़ेगी वापस लिख लेंगे। और मैंने बोला है ये जो डी थीटा है ये इस y से dy दूरी पर है। मतलब कुल मिला के हमने जो छोटा सा हिस्सा लिया है उसको दो प्रकार से देखा है। एक तो इसके बिल्कुल यहां वाले बिंदु से y दूरी पर dy, या फिर बोलें तो थीटा दूरी पर डी थीटा, थीटा दूरी पर डी थीटा। हमने दो तरह के इसको परिभाषित किया है। चलिए आगे देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब आप देखो कि ये जो थीटा है, ये जो डी थीटा वाला एलिमेंट है, ये जो डी थीटा वाला हिस्सा है, अगर मैं इसको यहां पर ना लेकर कुछ यहां पर लेता, कुछ यहां पर लेता अगर मैं इसको, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र आता उसकी जो दिशा है वो समान रहती या बदल जाती? उसकी जो दिशा है वो समान रहती या बदल जाती? अगर इसकी दिशा कहीं यहां आ रही है, इसकी दिशा कहीं यहां आ रही है, तो उसकी दिशा थोड़ी सी इधर आती, और ऊपर जाता तो दिशा का और दिशा बदल जाती, नीचे आता तो दिशा ऊपर हो जाती। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हिस्सा बदल रहा हूं वैसे वैसे दिशा की, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो बदलती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसा हमारे पुराने वाले एग्जांपल में था, जो हमने एक बिल्कुल सीधी छड़ ली थी और इसको यहां पर हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे, तो हम सीधा समाकलन इसलिए कर पाए थे क्योंकि इस पे कितने भी हिस्से ले लूं, कहीं भी हिस्से ले लूं, वो मेरे पास विद्युत क्षेत्र हमेशा इसी दिशा में आने वाला था। लेकिन वो कहानी यहां पर नहीं है, वो कहानी यहां पर नहीं है, यहां पर कहानी अलग है। यहां पर हर हिस्से की जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी दिशा अलग होगी, हर हिस्से की विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग होगी। तो फिर क्या करें भैया, ऐसे में हम क्या करना चाहिए और हमें किस प्रकार से इसको हल करना होगा? तो ऐसी जब भी आप इसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो आपको करना क्या है, आपको एक सदिश राशि जो कि E है हमारे पास यहाँ पे, उस सदिश राशि को उसके घटकों में बांटना है। किसमें बांटना है? घटकों में बांटना है। तो यहां पर अगर मैं इस E को दो घटकों में बांटता हूं तो वो क्या क्या होंगे मेरे पास? ये और
ये और ये। ठीक है, समझ में आई ये बात को? हमने क्या किया है, हमने दो घटकों में इसको बांटा है। ठीक है, आगे देखिए, दो घटकों में हमने इसको बांटा है। कौन कौन से घटकों में बांटा है हमने इसको? हमने बांटा है इसको, एक तो इसके लंबवत, किसके लंबवत? इस छड़ के लंबवत, और एक इस छड़ के समानांतर। ठीक है, जो लंबवत है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ई परपेंडिकुलर या ई लंबवत, और इसको हम बोलेंगे ई पैरेलल या ई समानांतर। ठीक है, इस तरह से हम इसको दर्शाएंगे, इस तरह से हम इसको दर्शाएंगे। तो जब भी आप ऐसी परिस्थितियां फंसते हो कि आपके पास कोई ऐसी वस्तु या ऐसा आपके पास कुछ सदिश आ जाती है जो कि दिशा बदल रहा है हर हिस्से के साथ, तो आपको क्या करना है? उसको दो घटकों में बांटना है और फिर समाकलन करना है, फिर इसको आपको समाकलन करना है। चलो यहां तक तो कहानी हुई हमारे, हमने समझ लिया यहां पर कि किस तरह से ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल, और हमने किस तरह से जो एलिमेंट है उसको लिया है। अब आगे करते हैं, आगे की बात शुरू करते हैं। चलो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर? इस हिस्से को देखो, जो ये ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, मैं उन्हीं रंगों से बना देता हूं जिन रंगों से मैंने यहां पर बनाया है। और ये किससे बनाया है? पिंक कलर से। ठीक है, और ये कितना है? ये है थीटा, ये है हमारा थीटा। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या माना है हमने? ये है y और ये है हमारा d, ये है हमारा y और ये है हमारा d। अगर मैं इस दूरी को कुछ देर के लिए बोल देता हूं कि ये दूरी r है, ये वाली दूरी कितनी है? r है, तो r को अगर मैं चाहता हूं कि y के रूप में लिखूं तो r y के रूप में क्या होगा? आप देख सकते हो यहां से, r को मैं d के रूप में लिखूंगा। d के रूप में अगर मैं लिखता हूं तो कितना आएगा? d बटे r बराबर cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से हम देख सकते हैं यहाँ पे d बटा r किसके बराबर आया? cos थीटा। यहां से r किसके बराबर आया? d sec थीटा के बराबर आएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आप इसको cos थीटा को नीचे लेके आओगे तो d बटे cos थीटा होगा, उसको क्या लिख सकते हो आप? sec थीटा आप इसको लिख सकते हो। तो r कितना आ गया आपके पास? d sec थीटा। अच्छा, अब बात करते हैं y की। y को अगर मुझे d के रूप में लिखना हो तो क्या होगा? y बटे d किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर। किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर। तो y कितना आएगा मेरे पास यहाँ से? d tan थीटा। अच्छा, इन दोनों को उठाकर अभी अपने पास रख लो, जेब में छुपा लो, जब काम आएगा इसका तब हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, यहां से हमने ये चीजें निकाली। आप बोलोगे सर ये dy कहां गया या d थीटा कहां गया? इसको आपने इस्तेमाल क्यों किया? वो इतना छोटा है कि उसके रूप इस y के कंपैरिजन में हम उसको देखें, y से तुलना करें तो बहुत छोटा है वो, उसको हमें लेने की आवश्यकता अभी नहीं है। वो इतना बड़ा इतना बना रखा है ताकि आपको दिखाई दे वीडियो के अंदर, या बोर्ड दिखाई दे आपको। अगर मैं बहुत छोटा बना दूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसको थोड़ा बड़ा बनाया है। लेकिन वो है इतना छोटा है कि 0.0000001% भी नहीं है इस y का। ठीक है, उससे भी कम है। अच्छा, हमारे पास ये चीजें मिल गई हैं, हमें r मिल गया है d sec थीटा और y मिल गया है क्या? d tan थीटा। अब आगे हमको क्या करना है? अब आगे हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? ठीक, आइए देखिए, देखो हम बात करते हैं इस वाले जो छोटा सा हमने एलिमेंट लिया है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कितना आने वाला है? तो हम बोलते हैं इस छोटे से की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना होगा? कि इसके ऊपर जो चार्ज है छोटा सा वो dq, और ये दूरी जो हमने वहां से क्या लिखी है? r। क्या लिखी है? r का स्क्वायर। क्या ये छोटा सा d मुझे इतना मिलेगा k dq बटे r स्क्वायर? या मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूं कि ये बराबर होगा k dq बटे r को मैंने क्या लिखा? d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये मेरे पास जो है ये dq के रूप में है। मैं चाहता हूं कि मुझे dq के रूप में नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए या तो थीटा के रूप में या y के रूप में, या बेसिकली मुझे थीटा के रूप में ही चाहिए इसको। मैं तो थीटा के रूप में इसको लिखना चाहूंगा। तो इस dy को मैं क्या लिखूं? ये dy के ऊपर जो चार्ज है, मान लो इस dy के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? इस dy की मैं बात कर रहा हूं। अब ये जो छोटा सा हमने एलिमेंट लिया है, इस dy की बात करूं तो इसके ऊपर चार्ज dq जो है वो लैम्डा dy के बराबर होगा, लैम्डा dy के बराबर होगा। और मुझे इस dy को यहां से हटाना है, तो मैं क्या करूं? मैं इसको जो है इसका अवकलन करता हूं। इसका अगर मैं अवकलन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? dy बटे d थीटा बराबर d सेक स्क्वायर थीटा d सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से मुझे dy कितना मिल जाएगा? d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा।
ठीक है, और ये इसको इस्तेमाल करके मैं यहां पर रखने वाला हूं, तो मुझे मिलेगा डी क्यू बराबर लेमडा डी वाई की जगह पर डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और ये जो डी क्यू मेरे पास आ गया है मैं उसको यहां पर अब रखूंगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, के लेमडा डी क्यू की जगह पर डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आएगा मेरे पास, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्या मिलेगा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहां से मुझे इस छोटी सी हिस्से की वजह से, छोटे से पार्ट की वजह से, छोटे से भाग की वजह से मुझे जो छोटी सी फील्ड मिली वो कितनी मिली, डी से डी कट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, के लेमडा बटे डी डी थीटा, के लेमडा बाई डी डी थीटा। ठीक है, ये इस छोटे से भाग की वजह से मुझे फील्ड मिली, अभी पूरे की वजह से नहीं मिली है। पूरे की वजह से मेरे को अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो मुझे इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास बचता है क्या, समाकलन करना। ठीक है, चलो तो मैं इस वाले को हटा रहा हूं और आगे कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा था, अगर ये छोटी सी है मेरे पास डीई विद्युत क्षेत्र, तो यहां पर होगा इसका लंबवत घटक और यहां होगा इसका समानांतर या समांतर घटक। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। तो डी परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर ये थीटा था, अगर ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। इस हिस्से की वजह से कुछ फील्ड यहां आएगी इस तरफ। ठीक है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि हमने वो पूरे की वजह से बनाई है, इसलिए मैं उसको बिगाड़ना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए मैंने आपको वहां दिखाया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, डीई कॉस थीटा के बराबर, और ये क्या होगा, डीई साइन थीटा के बराबर। ठीक है, समझ में आई ये बात आपको। आपको क्या निकालना है इसके अंदर, आपको क्या निकालना है इसके अंदर, आपको निकालना है डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। तो एक एक करके हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालने को मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले हम निकालेंगे ई लंबवत। ई लंबवत हम इसके अंदर निकालते हैं। तो ई लंबवत किसके बराबर आएगा, डीई कॉस थीटा के समाकलन के बराबर। चलो अब वैल्यू रखने के बचा है, कुछ भी काम नहीं बचा। अब तो कितना कितना रखोगे, डी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, के लेमडा डी, के लेमडा बटे डी कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हम बताना है कि कहां से कहां तक हम इसको समाकलित करना है। तो आप देखोगे कि ये छड़ की लंबाई कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है, नीचे से यहां से लेकर और ऊपर तक। तो हम इसको देखते हैं, तो हमने यहां से लेना शुरू किया है, तो हम नीचे जाने के लिए क्या लेंगे, -θ2, और ऊपर जाने के लिए क्या लेंगे, +θ1। तो कहां से कहां तक हो जाएगा हमारा, -θ2 से +θ1 तक इसका लिमिट हमारे पास मिल जाएगा। इसको आप करोगे समाकलित तो k लेमडा बाई डी बाहर आएगा, और अंदर जो इसका समाकलन आएगा cos थीटा डी का समाकलन आएगा। cos थीटा का समाकलन क्या होता है, sin थीटा। ठीक है, कहां से कहां तक, -θ2 से θ1 तक, -θ2 से θ1 तक। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, k लेमडा बाई डी, इसको आप हल करोगे तो आपको मिलेगा sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, कौन सा वाला भाग आया हमारे पास, कौन सा वाला घटक आया हमें, ई लंबवत, लंबवत घटक हमारे पास मिला। किसके लंबवत, छड़ के लंबवत। ये मिल गया हमें छड़ के लंबवत वाला ई या विद्युत क्षेत्र। अब ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, कहानी आगे चर्चा हम किसी करने वाले हैं, ई पैरेलल की। ई पैरेलल हम इसके अंदर निकालने वाले हैं। ठीक है, आओ देखो, हमें पता है कि ई पैरेलल या फिर ई समांतर किसके बराबर होगा, डीई साइन थीटा के, डीई साइन थीटा के समाकलन के बराबर। कहां से कहां तक, -θ2 से वही θ1 तक। डीई की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, k लेमडा बाई डी साइन थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक, -θ2 से θ1 तक। k लेमडा बाई डी को बाहर ले लो, k लेमडा बाई डी को अपने बाहर ले लिया, तो क्या बचा आपके पास अंदर, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक, -θ2 से θ1 तक। कितना बचेगा, k लेमडा बाई डी
इसको आप करोगे तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा होगा माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ई समांतर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, के लैम्डा बटे डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। दोनों ही फॉर्मूले हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हद से ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। तो 3-3 4-4 सितारे लगा के इसको अपनी कॉपी में लिखो और याद रखो कि कहाँ पर ई लंबवत कितना आता है और ई पैरेलल कितना आता है, ई समांतर कितना होता है। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए आपकी ये चीज़। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में आपको ये नहीं भूलना है। दोनों ही फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुए, ये एक ऐसी छड़ हमने जो कि इस प्रकार रखी थी कि उस जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र निकालने हैं वो उससे कुछ डी दूरी पर था, और डी दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र निकला है तो वो किस किस के बराबर है, उसके दो घटक हमने किए हैं। लंबवत घटक के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 के बराबर, और जो समांतर घटक है वो के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 के बराबर आया है। आओ इसके ऊपर हम एक सवाल देखते हैं, एक सवाल देखेंगे हम इसके ऊपर कि हम किस प्रकार से सवालों को हल करेंगे। हमारे अगर हमें इसके ऊपर इन फॉर्मूलों के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो ठीक है, थोड़ी सी अब स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि प्रूफ हो गया हमारा, हमने बहुत धीरे धीरे इस प्रूफ को किया है ताकि आपको आसानी समझ में आए। और आपको करना यह है कि साथ साथ आपको नहीं लिखना है, आपको जब ये प्रूफ हो गया पूरा, जब हमने पूरा फार्मूला निकाल लिया है तो फार्मूला आपको कैसे निकला है वो पूरा आपको इस वीडियो को बंद करके खुद से कॉपी में लिखना है, एक एक स्टेप करके। ठीक है, कहीं फंसते हो तो वीडियो चला के देखो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। एक बार फंसते हो तो दूसरी बार करो, दूसरी बार ही फंसते हो तीसरी बार करो। जितनी बार में आपको ये पूरा अपने आप से नहीं आ जाता तब तक इसको करते रहो। हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखेंगे। एक छड़ है जिसकी लैम्डा कूलम प्रति मीटर की घनत्व है, ठीक है, और कुछ डी दूरी पर एक पॉइंट लिया है हमने जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ऊपर और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है नीचे। ठीक है, आपको पूछा यह है कि इस दूरी डी पर जो पॉइंट पी है वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र जो आएगा उसके दो घटक आएंगे, वो क्या क्या होंगे, ई लंबवत और ई समांतर। ई लंबवत इस तरह से होगा और ई समांतर इस तरह से होगा, ये ई लंबवत आएगा और ये ई समांतर आएगा, और जो हमारे पास कुल जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र आने वाला है वो इन दोनों घटकों का सदिश योग होगा। चलो ठीक है, देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। चलो भाई, हाँ भाई, तो ई लैम्डा किसके बराबर, ई लंबवत किसके बराबर आएगा हमारे पास, ई परपेंडिकुलर किसके बराबर आएगा हमारे पास। हमारे फॉर्मूला निकाला अभी, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आया, हम लग देते हैं इसको फॉर्मूले को। और के है हमारे पास, लैम्डा है हमारे पास, डी है हमारे पास, साइन थीटा 1 कितना है। अच्छा, थीटा 1 की वैल्यू बताए कितना होगा इसके अंदर। थीटा 1 आप देख के बता सकते हो कि 60 डिग्री थीटा 1 होगा और थीटा 2 कितना होगा, 30 डिग्री थीटा 2 होगा। तो साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो कितना आएगा, के लैम्डा बटे डी साइन 60 कितना होगा, √3/2 प्लस साइन 30 कितना होगा, 1/2। तो कितना आ गया आपके पास, के लैम्डा बाई डी, एलसीएम ले लो इसका, √3 प्लस 1/2। ये आया हमारे पास कौन सा घटक आया हमारे पास, ये लंबवत घटक। अब बात करते हैं हम समांतर घटक की। तो समांतर घटक का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ई समांतर बराबर के लैम्डा बटे डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, रखो के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 कितना हो गया, कॉस 30 माइनस कॉस 60। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये हमें मिल जाएगा के लैम्डा बटे डी √3/2 माइनस 1/2। एलसीएम ले लेंगे तो के लैम्डा बटे डी √3 माइनस 1/2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या, ई समांतर। ई हमारे पास लंबवत भी आ गया और समांतर भी आ गया। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे कुल विद्युत क्षेत्र पूछा गया है। तो कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम बोलेंगे कि ई जो है वो ई लंबवत और ई समांतर का
सदिश योग है। अब ये इसी के घटक हैं, घटकों को जोड़ने का क्या तरीका होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि बोल सकते हो कि इसका जो मान आएगा, जो परिमाण होगा वो लंबवत और समांतर घटकों के योग के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हो आप, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा रूट में आएगा, और अंदर क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो एक बार मैं लिख देता हूं, √3 - 1/2 का स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आप चाहते हो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो, इसको हल करके देख सकते हो, जो आंसर आएगा वो उसका हमें परिमाण मिल जाएगा पूरे के पूरे विद्युत क्षेत्र का, जो विद्युत क्षेत्र P पॉइंट पर आ रहा है, कुल विद्युत क्षेत्र। और पूछा जाए कि ये कितने एंगल पे होगा, ये कितने एंगल पे आएगा, पूरा जो विद्युत क्षेत्र आया है उसका कोण कितना होगा, यानी कि अगर ऐसा है, ये E लंबवत है और ये E समांतर है, तो ये जो कोण होगा, ये जो E है, मान लेते हैं ये अल्फा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। तो पूछा जाए कि अल्फा कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, tan अल्फा बराबर, या कोण हम यहां से निकालें अगर, तो चलो ठीक है, ले लो इसको, ये वाला बटे ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो आया था हमारे पास, कितना आया था, k लैम्डा बटे डी √3 - 1/2, नीचे के लैम्डा बाई डी √3 + 1/2। ये कट जाएगा पूरा का पूरा, क्या बचेगा, tan अल्फा बराबर √3 - 1/√3 + 1। पूछा जाए तो आप बता सकते हो, कोई बड़ी बात उसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये हमसे पूछा जा सकता है और हम इसको आसानी से हल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। कुछ छोटी छोटी बातें और देख लेते हैं कि क्या होता है छड़ अगर हमारे पास है तो क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, और किस प्रकार हम विद्युत क्षेत्र लिखेंगे, हमारी दिशा कैसे बताएंगे। तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं उसके अंदर। मान लीजिए आपके पास एक छड़ है, ठीक है, जैसे हमारे पास अभी तक छड़ रही है, और यही छड़ हमारे पास फिर से है, लैम्डा इसका कूलम प्रति मीटर, इसका हमारे पास घनत्व है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये जो हमारे पास पॉइंट है P यहाँ पर आ गया। आपको बताना है कि जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा कहाँ होगी, दोनों घटकों की अलग अलग से दिशा बतानी है। तो क्या बताओगे आप देखकर समझ रहे होगे कि जो दिशा होगी इस तरफ और इस तरफ आएगी, ठीक है। जो लंबवत होगा वो इस तरफ होगा और समांतर होगा वो इस तरफ होगा। ऐसा कैसे बता पाए आप, ऐसा कैसे बता पाए आप ये देखो कि जिस तरफ ये P पॉइंट है आपका, जिस तरफ ये P पॉइंट है, जिस तरफ अगर ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, अगर ऊपर की तरफ है तो जो E पैरेलल, जो E समांतर आया है वो भी ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ है तो E समांतर नीचे की तरफ आएगा। और E लंबवत जो है वो निर्भर करेगा कि लैम्डा किस प्रकार का है, लैम्डा ऋणात्मक है या धनात्मक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने धनात्मक माना है। और अगर मैं ऐसा ही एक एग्जाम्पल ले लूँ जिसके अंदर मेरे पास लैम्डा ऋणात्मक है और पॉइंट यहीं पर लूँ, तो मेरे पे कहाँ मिलेगा, ये ऊपर और ये अपनी तरफ। क्या मैंने सही बनाया है, ये देखो ठीक से, क्या देखो ठीक से मैंने सही बनाया है क्या इसको, क्या ये सही है, देखो, क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि ऋणात्मक है, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो अपनी तरफ होगा, ये खुद की तरफ विद्युत क्षेत्र आएगा इसका। तो जो कुल विद्युत क्षेत्र है वो इस तरफ आने वाला है, विद्युत क्षेत्र जो है वो कुल इस तरफ आने वाला है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जो छड़ है वो ऋणात्मक प्रवृत्ति की है या धनात्मक प्रवृत्ति की है। तो जो इसकी वजह से जो हमारे पास आएगा ई लंबवत वो नीचे की तरफ आएगा और ई पैरेलल, ई समांतर इस तरफ हमारे पास आएगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जो छड़ है वो माइनस की है या प्लस की है, ठीक है। ये कुछ बात हुई, छोटी सी बात हुई कि हमने, अगर हमारे पास छड़ है तो हमें ई की दिशा किस प्रकार से हम बताएंगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं कि अभी इसके अंदर अर्ध अनंत हमारे पास एक छड़ लेंगे हम, और अनंत छड़ लेंगे, उनकी वजह से क्या क्या विद्युत क्षेत्र हो सकता है बिंदुओं पर वो हमें देखना है, ठीक है। लेकिन हम उसको आज की क्लास में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लो, ठीक है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और इसके ऊपर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में हम इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। लेकिन आपको ये करना है कि आपको ये फॉर्मूले, ये डेरिवेशन, ये किस प्रकार से हमने किया है, जो भी आज की क्लास में हमने
किया है पूरा, जो हमने सतत हमारे पास जो चार्ज वितरण है, आवेश वितरण है, जिनकी हमने बात की है, किस प्रकार से इस क्षण की वजह से विद्युत क्षेत्र आता है, ये आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल एकदम छप जाना चाहिए, तब अगली क्लास के अंदर आपको मजा आएगा सवाल करने में। ठीक है, मैं आज नहीं ले रहा हूं, मैं अगली क्लास में लूंगा ताकि आप अच्छे से इसको समझ लो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।